Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great. I welcome you all to your favorite physics channel, College Physics. Here you will find work solutions of all O and A level past papers solved by teachers and A-star students. So subscribe to our channel and forward it to other Cambridge learners. Thank you. Okay, so the paper that we're doing today is from May, June 2020, P6, alternate to practicals, and the variant is 62. The paper is for 1 hour, it is for 40 marks with 4 questions, and you have to answer all the questions. So let's begin with question number 1. A student investigates the period of a pendulum. Figure 1.1 and figure 1.2 show the apparatus she uses. ठीक है, यहाँ पर we have a pendulum, ठीक है, और हम उसका period discuss कर रहे हैं. Now, those of you that do not know what a time period is for a pendulum, जब एक time period की बात की जाती है ना, इसको हम capital T से first of all represent करते हैं, ठीक है, and ये होता है the time for one complete oscillation. ऐसे स्पेल करते हैं oscillation, ये भी नहीं आता मुझे, देखो oscillation. I think it's still wrong, but you know what, I don't care. यहाँ पर हम physics पढ़ रहे हैं, English नहीं care. So ठीक है, figure 1.1 हमें नज़र आ रहा है हमारा pendulum, it is at rest position, it's not moving. Figure 1.2 ये दिखा रहा है कि एक complete oscillation क्या होता है. हम start करते हैं rest position से, वहाँ से जाते हैं extreme, फिर दूसरी extreme, फिर वापस rest. ठीक है, ये होता है one complete oscillation. समझ आ रही है आप लोगों को? So और इसका जो टाइम लगता है ना एक कंप्लीट ऑसिलेशन का, उसी हम टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है. Explain briefly with help of a diagram how you would use a meter ruler and a set square to measure the length d of a pendulum as accurately as possible. ये लेंथ d है हमारे पास, अब हमें इसको मेजर करना है और हमें क्या क्या apparatus दिए हुए हैं. We have a meter ruler and we have a set square. Those of you that don't know what a set square is, ऑनेस्टली पूरी ज़िंदगी मुझे नहीं पता था. जब मैं आई थिंक ए लेवल्स में आई फिर मुझे समझ आया इस बारे में. इवन इन ओ लेवल्स आई कम्प्लीटली इग्नोर व्हाट अ सेट स्क्वायर वाज. इट्स दिस ट्रायंगुलर रूलर जो आपको ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता था एज अ किड व्हेन यू हैड वन एंड नोबडी न्यू व्हाट द हेल, आप उससे क्या करते हो. दिस इज़ व्हाट यू डू विद इट. यू यूज़ इट ताकि आप किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टली प्लेस कर सको, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका फ्लोर है या आपकी बेंच है, उस पर आपने ये सेट स्क्वायर रखा और उसके साथ साथ आपने अपना रूलर उसके बराबर रख दिया. तो इससे क्या होगा, योर रूलर विल बेसिकली बी परपेंडिकुलर, यू विल बी व्यूइंग योर रूलर परपेंडिकुलरली, ठीक है. तो ये पॉइंट होता है सेट स्क्वायर का. अब हम इससे अपना डायग्राम बनाएंगे, ठीक है. वी गोना ड्रॉ अ डायग्राम विद इट एंड वी गोना एक्सप्लेन हाउ वी विल मेजर द लेंथ ऑफ डी. पहले तो हम अपना पेंडुलम ड्रॉ कर देते हैं बिकॉज ऊपर भी हमें वो दिया गया. तो पहले तो हम अपना ऊपर वाला एपरेटस ड्रॉ कर देते हैं. वी हैव अ क्लैम्प, ये क्या है, वी हैव अ क्लैम्प, उससे हमारा पेंडुलम अटैच्ड है, ठीक है. वी हैव अ क्लैम्प, उससे हमारा यहाँ पर पेंडुलम अटैच्ड है. वी हैव अ बॉब हियर व्हिच इज़ अ बॉल. अब यहाँ पर हमारे पास हमारा डी है. डी होगा हमारे क्लैम्प के एंड से हमारे बॉब के बीच तक, ये हमारा डी है. ये ऊपर भी नज़र आ रहा है कि इतनी इसकी मेजरमेंट है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है हमारी दूसरी वीडियोस में कि आप हमेशा ऑब्जेक्ट के सेंटर से मेजरमेंट करते हो. आप किसी चीज़ करते हो, यहाँ पर भी हमने बॉल के सेंटर पर डी की मेजरमेंट ली है. फिर हम अपने एडिशनल एपरेटस के साथ दिखाते हैं कि हम डी को मेजर कैसे करते हैं. ये हमारी बेंच है, ठीक है, और उसके पास हमारे पास सेट स्क्वायर रखा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है. एंड वी हैव टू, आप ये चीज़ ना लेबल कर देना इन केस, ठीक है, बिकॉज कभी कभी लेक्चर से हमारा एग्जामिनर होता है जिससे आप इमेजिन करो उसको कुछ भी नहीं पता, आपको उसको हर चीज़ बतानी है. इस तरीके से आप हमेशा केयरफुल रहते हो, ठीक है. ये हमारा रूलर है, ये हमारी बेंच है, ये हमारा सेट स्क्वायर है, ये हमारा रूलर है, और यहाँ से हमारी डी की मेजरमेंट हो रही है, ठीक है. मेक श्योर कि आपका रूलर डी से ऊपर हो. अगर आपने रूलर समझे यहाँ तक बना दिया इतना, तो क्या फ़ायदा, इससे डी थोड़ी मेजर होगा. ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है. तो अब हम क्या लिखते हैं, यूज़ सेट स्क्वायर
so you view your ruler horizontally. ठीक है, measure D using ruler. अब किसी को और लंबी करनी है या आप कर सकते हो, और ज़रूरत नहीं है आपने, एज लॉन्ग एज आपने ये लिख दिया कि स्क्वायर सर्च करके जैसे आपके रूलर आप व्यू कर सकते हो हॉरिजॉन्टली, यू विल गेट योर मार्क्स. ठीक है, लेट्स गो फॉर बी नेक्स्ट. The student adjusts the pendulum so that D is equals to 50 centimeters. She displaces the bob slightly and releases it so that it swings. अब हमें बता दिया है कि उसने पेंडुलम का जो D है ना, उसने उसको 50 सेंटीमीटर का कर लिया है. मतलब क्या पता उसने लेंथ इंक्रीज कर ली हो या डिक्रीज कर ली हो, जो हमने D मेजर किया ना उससे अलग है. ठीक है, ये उसने 50 सेंटीमीटर का D रख लिया, फिर उसने उसको मूव किया ताकि वो स्विंग करें. फिगर 1.2 shows one complete oscillation of the pendulum. She measures the time T1 for 20 complete oscillations है. ठीक है, T1 is for 20 complete oscillations. ये हमें T1 दिखाया हुआ है. T1 देखिए क्या है, हमें T1 पूछा हुआ है कि what is T1. ये हमें यहाँ पर स्टॉप वॉच दी गई, यहाँ पर 28 है 0.12. अगर हमें दिखा रहे हैं यहाँ पर तो आपको लिखना पड़ेगा 28.12. अभी हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 4. Calculate the period T1 of the pendulum. The period is the time for one complete oscillation. अब हमें ये बोल रहा है कि हम जो ना ऊपर हमने ये स्मॉल T1 ढूंढा था. ठीक है, ये टोटल टाइम है. अब हमें टाइम पीरियड ढूंढना है विच इज़ फॉर वन complete oscillation. ठीक है, तो अब पहले हमें बताया था कि 20 complete oscillations का टाइम था 28.12. अब हमें एक ऑसिलेशन का ढूंढना है. 28.12 हमारी 20 ऑसिलेशंस का था, तो वन ऑसिलेशन का होगा x. तो x आप निकालेंगे, वन ऑसिलेशन का हमें टाइम यहाँ पर मिलेगा 1.406 सेकेंड्स. प्लीज़ इंपॉर्टेंट, अब सेकेंड्स लगाएं, ऊपर भी हम सेकेंड्स लगाते हैं. यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. और रिमाइंडर चाहिए कैसे कहने, ऊपर भी हमारे पास 4 SF थे तो नीचे भी हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही लिखे हैं. ठीक है, द स्टूडेंट एडजस्ट द पेंडुलम अंटिल द डिस्टेंस D इज़ 100 सेंटीमीटर्स. अब उसने D को 100 सेंटीमीटर्स कर लिया. ठीक है, वापस से उसने 100 सेंटीमीटर्स की D के साथ 20 ऑसिलेशंस की. इसमें टोटल टाइम पीरियड देखे क्या हो गया, 39.8. पहले हमारा टोटल टाइम पीरियड क्या था 28.12, राइट. और हमारा एक टाइम पीरियड हो गया 1.99 और पहले हमारा था 1.406. तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमारे पास D इंक्रीज़ हो रहा है तो उससे हमारा टोटल टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है और हमारा एक पीरियड का टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है. ये आपको नोटिस कर लेना चाहिए अब तक. ठीक है, अब क्या बोला जाए. She measures mass MA of the pendulum bob. The reading is on the balance is shown. अब उसने क्या किया है, इसने बॉब का मास मेजर किया है, तो हमें बॉब का मास दिया हुआ है. And it says measures mass MA of the pendulum bob to the nearest gram. अब नियरेस्ट ग्राम का क्या मतलब ये है कि यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं आना चाहिए हमारे आंसर में. ठीक है, तो हम कोई 0 पॉइंट समथिंग ग्राम नहीं लिख सकते, हमें नियरेस्ट ग्राम में लिखना है. अब क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर 6 है तो हम इसको यहाँ पर 51 को 52 में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, राउंड ऑफ कर देंगे तो आंसर बन जाएगा यहाँ 52 ग्राम्स. अब यहाँ G ऑलरेडी दिया हुआ तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. The student repeats the procedure using a bob of mass MB. अब उसने मास चेंज कर दिया, उसने मास ऑलमोस्ट डबल कर दिया. 52 से इसने 109 कर दिया और इसने डिस्टेंस जब 50 सेंटीमीटर्स रखी तो टोटल तो टाइम पीरियड बना 1.39. जब हमारा पहला मास था विच वॉज 52, उस पर जब उसने डिस्टेंस रखी थी 50 सेंटीमीटर्स तो उसका टाइम पीरियड कितना वाला था, जो हमारा T1 था वो था 1.4 एंड दिस इज़ 1.39. तो ऑल्दो उसने मास चेंज किया, मास डबल किया, हमारा 50 सेंटीमीटर का टाइम पीरियड उतना ही बन रहा है ऑलमोस्ट. और 100 सेंटीमीटर का हमारा टाइम पीरियड क्या था, T2 क्या था, T2 क्या था हमारे पास यहाँ पर
ऊपर जाके देखते हैं. I don't remember. Yeah, see T2 था 1.99 seconds, which was around 2 seconds. और यहाँ पर है 2.2, तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया. तो हालांकि हमने मास चेंज किया, उससे कुछ डिफरेंस नहीं आया इतना ज़्यादा ख़ास, लेकिन जब हमने डी के मेजरमेंट को डबल किया तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा. नेक्स्ट, यूज़ रिजल्ट्स T1, T2, T3 and T4 for the period of each of the pendulums. Tick the responses that match your results within the limits of experimental accuracy. ठीक है, बताना कौन सा करेक्ट है. The period T is affected by D only. This is true. मैंने आपको अभी बताया कि हालांकि ने मास चेंज किया, उससे ना टोटल टाइम ना टाइम पीरियड को चेंज नहीं हो रहा. या हम पहले ऊपर रिजल्ट्स को कंपेयर करके देख चुके हैं. Justify your results to D1 by reference to the results. ठीक है, हमने क्या कहा था कि even when we change mass m, time which is total time, आप ऊपर total time भी लिख दें, total time and time period for each D remains similar. या तो आप ये लिख सकते हैं हैज़ negotiable change. ठीक है. Next, the student now investigates the effect of the size of the oscillations on the period of the pendulum. मतलब कि समझे पहले आपके पास ये हमारे पास पेंडुलम था इस तरह, ठीक है, एंड ये हमारा पेंडुलम था. पहले ये इसका एक्सट्रीम यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा था. अब आपने इसको इतना खींचा कि यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है. आपने क्या इंक्रीज कर दिया, साइज ऑफ द ऑसिलेशन, एंड यू विल सी दैट हाउ दिस बेसिकली अफेक्ट्स द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम. लेट मी टेल यू, अगर आपने ये प्रैक्टिकली आपने ओ लेवल्स में आप ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप एएस में आएंगे और आप प्रैक्टिकल्स करेंगे आपको पता चलेगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप चाहे उसका साइज़ ऑसिलेशन का बड़ा रखें या छोटा रखें, उससे टोटल टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सिर्फ आपकी जो लेंथ होती है ना, जो आपकी पेंडुलम की लेंथ होती है, वो चेंज करने से आपका टाइम पीरियड चेंज होता है. खैर, हम यहाँ पर इसको प्रूव भी करेंगे या तो फिर हमें इसकी बात भी करेंगे. ठीक है. Suggest briefly how you would measure the size of an oscillation. You may draw a diagram. तो ये हमारा यहाँ पर अपना बनाते हैं पेंडुलम. ठीक है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, ये इसकी दो एक्सट्रीम पोजीशन हैं और यहाँ नीचे हम रूलर यूज़ बना देते हैं. ठीक है, यहाँ पर रूलर आ गया हमारे पास, बहुत अच्छा रूलर जो भी है, तो हम यहाँ पर रूलर बना देते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखते हैं you may use a diagram, how you would measure the size, use a ruler, meter ruler भी लिखते हैं, meter rule लिखते हैं. नहीं, meter rule क्यों बोलते हैं समझ ही नहीं आया आज तक. है, state one variable that you would keep constant during this part of the investigation. अब आप oscillation जितना भी बड़ा रखें, आपको उसका जो d है, ठीक है, d है या length of pendulum, ये आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमने ऊपर भी देखा था कि जब डी चेंज हो रहा है तो टाइम पीरियड चेंज हो रहा है. ठीक है, द पीरियड सी इज़ अफेक्टेड बाय डी ओनली. जब आप डी चेंज कर रहे हैं तो उससे टाइम पीरियड अफेक्ट हो रहा है. हमें यहाँ पर देखना है कि सिर्फ ऑसिलेशन के साइज़ चेंज करने से कुछ हो रहा है कि नहीं टाइम पीरियड को. सो उसकी वजह से हमें डी को कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा. ठीक है, एंड हियर्स अब आंसर्स. अगर किसी को पॉज करके चेक करना है, मैंने आपको एग्जैक्ट आंसर मार्किंग स्कीम के तरीके से पढ़ाया है, कि फिर भी किसी को अगर पॉज करके चेक करना है तो आप कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2. अ स्टूडेंट डिटर्मिन्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टेंट वायर. फिगर 2.1 shows the circuit he uses. तो यहाँ पर सर्किट दिया हुआ है, उसमें पावर सप्लाई है और फिर उसके साथ एक रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड है. ठीक है, और फिर हमारे पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है और हमें एक इस रेजिस्टेंस वायर की एक स्पेसिफिक लेंथ दी हुई है जिसको हमने एल बोला हुआ है. अब इस लेंथ को हम बढ़ा भी सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं और फिर हम देखेंगे उससे वोल्टेज और करंट पे क्या इफेक्ट
रहा है, ठीक है। The student places a sliding contact C on the resistance wire at a distance L equals to 10 centimeters. तो हमने सबसे पहले डिस्टेंस रखी इसकी, यहाँ पर जो L है पहले तो हमने 10 सेंटीमीटर्स रखा, उस पर हमें यहाँ पर फिगर 2.2 उसका वोल्टेज बता रहा है और फिगर 2.3 उसका हमें करंट दिखा रहा है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, हमें क्या बोला हुआ है, हमने इसको कंप्लीट करना है यहाँ पर कि हमें वोल्टेज में क्या नज़र आ रहा है और हमें करंट में क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। तो पहले ऊपर जाके देख लेते हैं। वोल्टेज हमें नज़र आ रही है यहाँ पर 0 है और उसके बाद 1 है, हाँ कि नहीं, 0 है और 1 है और यहाँ पर मेरे पास 10 वो है डैशेस लगे हुए हैं, तो मतलब एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज़ व्हाट 0.1, क्योंकि 0 और 1 के बीच में तो 10 डिफरेंट हमारे पास अगर कैलकुलेशंस आ रही हैं, तो अगर 1 को अगर 10 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 0.1। यहाँ पर हमारे पास 10 है इस तरीके के और 0 और 1 है, तो आंसर एवरी सिंगल वन ऑफ देम विल बी 0.1। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है 1 2, तो आंसर होगा 0.2 वोल्ट्स, ठीक है। इसको नेक्स्ट वन 0.2 एम्पियर्स एंड 0.4, इसके बीच में यहाँ पर होगा 0.3। अब 0.2 और 0.3 के बीच में हमारे पास 5 डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं, समझ आ रही है आपको। तो हम 0.1 को अगर 5 से डिवाइड करें उतना ही हमारा एक इस मेजरमेंट का वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन आप सिंपल तरीके से ये देखें कि 5 है इन दोनों के बीच में, तो ये इस तरीके से होगा 0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.30, इस तरीके से 2s में होगा क्योंकि 5 है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर 0.28 होगा, तो 0.28 वोल्ट्स एम्पियर्स सॉरी। ये हमारा L इक्वल्स टू 10 के लिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वोल्टेज कितनी थी 0.2 वोल्ट्स और एम्पियर्स था 0.28 एम्पियर्स। अब आप देखें यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारी लेंथ क्या हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, इस तरीके से हमारा वोल्टेज क्या हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, और करंट क्या हो रहा है, करंट समवॉट कांस्टेंट रह रहा है, समवॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ जब हमारी लेंथ इंक्रीज हो रही, ठीक है। तो स्टूडेंट ने ये प्रोसीजर रिपीट किया, ऑब्वियसली एल को इंक्रीज़ कर करके, और उसके साथ डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास वी की और डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास आई की। अब हमें क्या करना है, हमें इसको प्लॉट करना है टेबल में, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज हमारा है वाई एक्सिस एंड जो लेंथ है हमारी दैट इज़ एक्स एक्सिस। तो वोल्टेज हमारा है वाई एक्सिस, इसका यूनिट है वी, और लेंथ है हमारा एक्स एक्सिस, इसका यूनिट है सेंटीमीटर्स। तो वोल्टेज के डिफरेंट वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, पहले तो 0.2 से लेके 2.1 तक जा रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम करें इसको 2.1, ठीक है, तो हम इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें हमारा जो रेंज है ना बहुत कम है 0.2 से लेके 2 तक, तो मतलब 0 से लेके 2 के बीच में ही हमारी रेंज, समझ आ रही है आपको, 0 से लेके 2, ऑल तो 2.1 है तो इतना कोई मसला नहीं है, यहाँ पर ऊपर भी हमारे पास एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 0.5, 1.5, 2.5, ठीक है। ओके, हमारे पास L की वैल्यूज़ क्या हैं, L की वैल्यूज़ हमारे पास 10 से शुरू हो रही हैं और 90 भी ख़त्म हो रही। सो व्हाट वी कैन डू इज़ हम हर छोटे ब्लॉक को 10 का डिनोशन दें। सो वी हैव 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। ये हमारे पास पूरा हो गया। हम यहाँ पर 100 भी लिख देते हैं, हमेशा एंड में एक एक्स्ट्रा वैल्यू लिख दें अगर आपके पास जगह है। नाउ वी कैन स्टार्ट प्लॉटिंग आवर वैल्यूज़, ठीक है। जब L 10 है तो V है 0.2, यहाँ पर 10 है और V है 0.2, तब 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, तो 0.2 यहाँ पर आएगा, तो ये एग्जैक्ट यहाँ पर हमारा
डॉट बनेगा। प्लीज़ बी केयरफुल कि आप अपने डॉट्स को बिल्कुल बॉक्सेस के सेंटर में बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास यहाँ 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है, और वैल्यू कोई बीच में आ रही है, ठीक है, अगर वैल्यू को यहाँ एग्जैक्ट सेंटर में आ रही है तो वो डॉट इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। हाफ जो हमारा ब्लॉक है उसके हाफ उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है किसी को? आई मीन सबको। तो नेक्स्ट हमारा क्या वैल्यू है? we have 30 and the thing for that false for that is 0.7, so 0.5 0.6 0.7 and 30 यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, तो हम इसमें बिल्कुल एक परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 50 and 1.1, so 50 and 1.1 यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 70 and 1.5 एग्जैक्ट यहाँ पर आ रहा है। इसकी वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई इरिटेशन नहीं हो रही मार्किंग में। नेक्स्ट वी हैव 90 and 2.1, 90 and this 2 and this 2.1 यहाँ पर। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। आई हैव अ रूलर हियर, सो आई एम गोना बी यूजिंग दैट। मैंने सही किया ना? हाँ, 90 and 2.1, 70 and 1.5, 50 and 1.1, यस करेक्ट। अब इसको मैच करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये एक थोड़ा ये वाला पॉइंट थोड़ा नीचे आ गया, ये वाला पॉइंट थोड़ा ऊपर आ गया। अब कोशिश करें लाइन इसके बिल्कुल बीच में से गुजार दे दोनों के, मतलब ठीक है कि दोनों इसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, दोनों पॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हो। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं जितने ज़्यादा पॉइंट्स मेरी लाइन की में आ सके मैं उसको डालूँगी। देख रहे हैं आप कैसे इन दोनों के बीच में से लाइन जा रही है, और कोशिश की थी मैंने कि ये वाला और ये वाला भी टच हो, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर हमारा बन गया, ग्रेडियंट हमारा बन गया, स्लोप बन गया। नेक्स्ट, राइट अ कंक्लूजन अबाउट द वैल्यू ऑफ आई इन द सर्किट एज द पोजिशन ऑफ द स्लाइडिंग सी इज चेंज। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आई रिमेन्स समवॉट कॉन्स्टेंट, रिमेन्स समवॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है। जस्टिफाई योर कंक्लूजन्स बाय रेफरेंस टू योर रिजल्ट्स। अब आई की वैल्यूज़ देखते हैं। रिजल्ट्स क्या दिखा रहा है हमारा? 0.8 एंड 0.3 के बीच में ही नहीं, 0.7 एंड 0.3 के बीच में ही रह रहा है हमारा आई। तो हम लिख देते हैं आई रिमेन्स within 0.27 and 0.3। ये तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑल वैल्यूज़ ऑफ आई very close, ठीक है। Using the graph to determine the potential difference VL when the length is equals to 60। अब ये हम देखेंगे, जब लेंथ हमारे पास 60 है तो हमें उसकी पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढनी है। लेंथ 60 यहाँ पर है हमारे पास, तो बेसिकली हमारा ग्रेडियंट यहाँ टच हो रहा है। तो अगर हम उसके राइट साइड पे जाएं बिल्कुल केयरफुली, सो वी रीच हियर। ये 1.1 है, 1.2, 1.3, 1.4। तो 1.3 और 1.4 के बीच में आ रहा है, तो क्या बनेगा? 1.35। एम आई करेक्ट? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1.35 वोल्ट्स, 1.35 वोल्ट्स। यहाँ पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमने वैल्यू भी हमारी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही लिखी है। ओके, I hope everybody understood that, and let's go on to the next question, number 3. Okay, a student investigates some thermal properties of sand and water. Figure 3.1 shows the apparatus. यहाँ पर हमारे पास एक बेंच है, उस पर हमारे पास यहाँ पर एक स्टैंड लगा हुआ है, उससे thermometer attached है, and it's inside a beaker. We're differentiating between the thermal properties of sand and water. The thermometer in figure 3.2 shows the room temperature, theta S, at the beginning of the experiment. Theta S is the room temperature at the beginning of the experiment. यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है? 20 और 30 के बीच में 10 different lines है हमारे पास, मतलब each line accounts for 1. So 21, 22, 23 पे आकर रुक रहा है, तो रूम टेम्परेचर हमारे पास है 23 डिग्रीज, ठीक है। 23 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी दिया हुआ है।
The student is supplied with hot water at temperature theta h. She records the temperature of the hot water. Hot water का temperature हमारे पास है theta h, which is 84 degrees. ठीक है. She pours 100 centimeter cubes of hot water into a beaker that contains sand. Initially, the sand is at room temperature. She measures the highest temperature of the mixture. तो उसने एक बॉक्स है जिसमें सैंड है जो रूम टेम्परेचर क्या है 23 डिग्री सेल्सियस. अब उसने 23 डिग्री सेल्सियस की सैंड में 84 डिग्री सेल्सियस का 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी डाल दिया है. उसने उसको स्टर वर्क किया होगा और इस मिक्सचर का हाईएस्ट टेम्परेचर है 70 डिग्रीज. ठीक है. Calculate the rise in temperature OR of the sand using the equation. मतलब सैंड पहले क्या टेम्परेचर थी, फिर हाईएस्ट इक्वेशन पे क्या थी. तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला दिया हुआ है थीटा m माइनस थीटा s. तो हम ये क्या करेंगे, ये होगा 70 माइनस 23. तो आंसर आएगा यहाँ पर थीटा r विल बी 47. कि ये पहले 23 डिग्रीज की थी सैंड, फिर 70 डिग्रीज की हो गई. समझ आ रहा है सबको. ये इसका टेम्परेचर डिफरेंस होगा सैंड का. Rise in temperature. Explain briefly what the student does after pouring the hot water into the sand before taking the temperature in order to obtain a reliable value for theta m. Theta m क्या है, highest temperature of the mixture, जो पानी सैंड में डाला गया था. तो किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया होगा, पहले ऑब्वियसली हमने उसको पानी डाल के उसको मिक्स किया होगा ताकि टेम्परेचर पूरे मिक्सचर का कांस्टेंट हो. सो क्या लिखेंगे हम कि stirring of the mixture. Stirring of the mixture. ठीक है. Let's go to the next question. Calculate the fall in temperature of the hot water using the equation. मतलब कि पानी पहले तो मैं पता है कि हमारे पास कुछ 84 डिग्रीज का था, फिर जब वो हाईएस्ट टेम्परेचर पे आया सैंड के साथ मिक्स होके फिर वो बन गया 70 का. तो हम यही करेंगे 84 माइनस 70. तो आंसर यहाँ पर आएगा 14 डिग्री सेल्सियस. फिर हम S करेंगे, विच इज़ द रेशियो ऑफ थीटा R अपॉन थीटा F. थीटा R क्या है, थीटा R है सैंड का टेम्परेचर इंक्रीज. ठीक है. थीटा R है हमारे पास, यहाँ पर कर देती हूँ. ठीक है. थीटा R इंक्रीज इन टेम्प ऑफ सैंड एंड थीटा F which is decrease in temp of water. ठीक है. अब इसका हम रेशियो निकाल रहे हैं. समझ आ रही है किसी सबको. S है जो टेम्परेचर हमारा सैंड का है, टेम्परेचर चेंज है सैंड की अपॉन टेम्परेचर चेंज ऑफ वाटर. सो ये होगा हमारे पास बेसिकली 47 डिग्रीज अपॉन 14 डिग्रीज. ठीक है. तो आंसर यहाँ पर हमारा आएगा 3.4. ये हमारा S की वैल्यू है. द स्टूडेंट पोर्स 100 सेंटीमीटर क्यूब. अब ये हमने ये एक्सपेरिमेंट हो गया. अब दूसरा इसका पार्ट करें. द स्टूडेंट पोर्स 100 सेंटीमीटर्स ऑफ द हॉट वाटर, वही वाला जो 84 डिग्री सेल्सियस वाला था, इसका 100 सेंटीमीटर्स इनटू अ क्लीन बीकर दैट कंटेन्स 100 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर. पहले हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हॉट वाटर एक बीकर में डाला था जिसमें सैंड थी रूम टेम्परेचर पे. अब वाटर है रूम टेम्परेचर पे. तो हम बेसिकली देख रहे हैं कि जब हमने सैंड में हॉट वाटर डाला था उसका किस तरीके से टेम्परेचर चेंज था और पानी का. अब हम पानी को पानी में ही डाल रहे हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज देखेंगे. ठीक है. तो हमने हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर है 49, वहाँ पर था 70. उसके बाद यहाँ पर हमारे पास थीटा आर निकालने का हमें इक्वेशन दिया हुआ है. तो हम थीटा आर निकालेंगे. यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 26 डिग्रीज. ठीक है. ये है हमारा क्या है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर. जो हमारा कोल्ड वाटर था रूम टेम्परेचर का वो 23 से 26 पे हो गया. और जो हमारे पास सैंड थी वो 23 से किस पे हो गई थी, 23 से 70 पे हो गई थी. समझ आ रही सबको. बल्कि नहीं, 23 से उसका इंक्रीज इन टेम्परेचर था. ये हमें उसका इंक्रीज इन टेम्परेचर दिया हुआ है. सॉरी, ये हमारा पानी का इंक्रीज इन टेम्परेचर है. और सैंड का इंक्रीज इन टेम्परेचर था 47 डिग्रीज. ठीक है. मैं आपको लिख के दे देती हूँ. सैंड थी पहले 23 डिग्री सेल्सियस से वो 70 पे चले गई थी. और पानी जो हमारा कोल्ड वाटर था 23 डिग्री से 49 पे चले गई थी. तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस था हमारे पास 47 और इसका टेम्परेचर डिफरेंस है हमारे पास
26. तो सैंड ने ज़्यादा हीट गेन की बेसिकली, ठीक है. कैलकुलेट द फॉल इन टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर. तो अगर हम इस इक्वेशन को अप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर 35 डिग्रीज. पहले पानी कितना डिग्रीज गिरा था? 14 डिग्रीज गिरा था. अब पानी 35 डिग्रीज गिर रहा है. समझ आ रहा है सबको? फिर हम W निकालेंगे. तेजा R जो हमारा है 26 अपॉन तेजा F विच इज़ 35. तो आंसर आ रहा है 0.74. ठीक है. हमारे पास W ऑब्वियसली ज़्यादा, S ऑब्वियसली ज़्यादा था इन कम्पेयर टू W. इसका मतलब यही है कि पानी, जो ठंडा पानी है, वो ज़्यादा एनर्जी गेन कर रहा है फ्रॉम द हॉट वाटर एज कम्पेयर टू द सैंड. The student studies the thermal properties of sand and water. She predicts that S should be equal to 6 into W. So, state whether the results support the prediction. Justify your answer by reference to readings. पहले हम देखते हैं 6 into W क्या आ रहा है. 6 into 0.74. हमारे पास क्या आ रहा है? कहाँ है मेरा कैलकुलेटर? 6 into 0.74 हमारे पास आ रहा है 4.44. और S क्या था हमारे पास? S है 3.4. समझ आ रही है आपको? तो स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट में हम ये लिखेंगे कि S लिखेंगे हम S is not 6 into W. ठीक है. स्टूडेंट स्टडीज द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड. ठीक है. जस्टिफाई. अब आंसर का जस्टिफिकेशन क्या है? W is 0.74. 6 into 0.74 is 4.44 and S is 3.4. ठीक है. ये हमने कर लिया. Suggest two temperatures that would be sensible to keep constant while carrying out the experiment. अब हमने पूरा एक्सपेरिमेंट जो किया, गर्म पानी डाला सैंड में और गर्म पानी डाला उस पर रूम टेम्परेचर के पानी पे, इनमें कौन कौन से टेम्परेचर्स कांस्टेंट रहने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ hot water. If anybody is hearing a paw, that's my cat. His name is Leo and he's हमारे साथ बैठा है वो फिजिक्स पर आज. And the other temperature which should be constant should be the temperature हमारे रूम टेम्परेचर. हाँ कि नहीं? क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो जो सैंड रूम टेम्परेचर पे थी या पानी रूम टेम्परेचर पे था वो चेंज होता रहेगा. फिर हमें चेंज इन टेम्परेचर जो होगा ना वो ऊपर नीचे होगा और रिजल्ट सारे के सारे अनवैलिड हो जाएंगे. तो रूम टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए. आगे जाकर आप पढ़ेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि हम रूम टेम्परेचर को कैसे कांस्टेंट रखें, ये वो. तो आप बोलेंगे थ्रू एन एयर कंडीशनर या इस तरीके की चीज़ें आपको उस वक्त पता होनी चाहिए. बट खैर वो आगे की बात है. द स्टूडेंट मेजर्स द वॉल्यूम of the dry sand using a measuring cylinder before carrying out the experiment. Tick the boxes that show the precautions she should take in order to obtain an accurate reading. तो एक measuring cylinder से उसने sand की वॉल्यूम मेजर की. हमें बताना है कि इसमें से कौन सी चीज़ें करेक्ट हैं ताकि हमारे पास एक accurate reading हो. Take the reading at the bottom of the meniscus. ये गलत है क्योंकि वो लिक्विड नहीं है कोई, ऑब्वियसली सॉलिड है. उसकी एग्जैक्ट मेनिस्कस पे रीडिंग होनी चाहिए, मतलब मेनिस्कस होगा ही नहीं उसका बेसिकली. टैप द मेजरिंग, यू नो व्हाट मेनिस्कस इज. इट्स लाइक अगर आपने एक सिलेंडर उसमें कोई पानी डाला हुआ है कुछ, तो कभी कभी उसका ऐसे ऊपर इस तरीके से बबल बन जाता है या कभी कभी इस तरीके से हो जाता है. तो मेनिस्कस तो बनेगा नहीं बिकॉज इट्स सैंड. टैप द मेजरिंग सिलेंडर, मेक श्योर द टॉप ऑफ द सैंड इज हॉरिजॉन्टल. दैट इज करेक्ट. View the scale of the measuring cylinder at right angles. Absolutely correct. तो ये दोनों हमारे पास टिक्ड होंगे. This is the marking scheme. अगर किसी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है SNW के कोई यूनिट्स नहीं लिखे, और बाकी ऊपर चीज़ों के हमने यूनिट्स लिखे हुए होने चाहिए. SNW के यूनिट्स क्यों नहीं होंगे? बिकॉज इट्स अ रेशियो के आप क्या यूनिट्स लिखेंगे? रेशियो तो कुछ यूनिट्स होता ही नहीं है. ठीक है. और जो दो चीज़ें कांस्टेंट थी वो भी हमें यहाँ पर ये दी गई हैं कि रूम टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द वाटर. एंड बॉक्सेस में हमारे पास लिखा हुआ है सेकंड एंड थर्ड बॉक्सेस टिक्ड. हमने वही चीज़ की थी. ठीक है. नंबर 4, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट प्लान. अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द बेंडिंग ऑफ 1 meter length strips at different materials.
तो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स हैं, उन सब की हमारे पास 1 मीटर की स्ट्रिप्स हैं और उन सब की हमने बेंडिंग कंपेयर करनी. She compares how far they bend when loaded at one end. Plan an experiment to investigate how the material from which the strips are made affect the bending of the strips when loaded at one end. The following apparatus is available to the student. Strips of wood, plastic, steel, and aluminum, each of length 1 meter. A set of slotted masses, a meter rule, and a G-clamp. G-clamp होता है एक तरीके से जो किसी चीज़ को जो ना काउंटर से अटैच कर देता है. मतलब मैं आपको उसकी ड्राइंग अभी दिखाऊंगी, जब मैं डायग्राम बनाऊंगी ना इसका, मैं आपको बता दूंगी कैसा होता है. Other apparatuses normally available in the school library can also be used. In your plan, you should draw a diagram to show the arrangement of the apparatus. So let's start off with this. पहले तो हम अपने डायग्राम बनाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं. ठीक है, तो हमारे पास पहले तो हमारी बेंच होगी. ठीक है, हमारी बेंच है, इस पर हमारे पास जी क्लैम्प लगा हुआ है. ये जी क्लैम्प इस तरीके का होता है, ये एक तरीके सा इस तरीके से होता है. ठीक है, और नीचे जो है ना इस पर एक बोर्ड होता है नीचे और ऊपर की तरफ. ये क्या करता है, हमारे जो काउंटर होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप लैब में आपका काउंटर है, उससे जो ना इसको एग्जैक्टली स्टेबल कर देता है, ताकि इसके नीचे आप कोई भी चीज़ जो ना दबा के अटका सकें. तो यहाँ पर हम अपनी शीट रख लेते हैं. ठीक है, हमारी शीट को यहाँ पर दबा के अटका लेते हैं. ठीक है, तो हमें यहाँ पर जी क्लैम्प दिया गया है, हमें मीटर रूल दिया हुआ है, एंड वी हैव मासेस एंड वी हैव ये सारी चीज़ें. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें दिखाना है कि जो हमने मीटर रूल रखा हुआ है ना, जो हमारा ये जो स्ट्रिप्स है हमारे ऑब्जेक्ट्स की, वो ऑब्वियसली काउंटर पे नहीं है, काउंटर के बाहर है. समझ आ रही है आपको? तो हम एक और व्यू दिखाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि ये हमारा बेंच है. आपको ज़रूरी नहीं कि आप अलग अलग व्यू दिखाएं, मैं आपको दिखा रही हूँ समझाने के लिए. ठीक है, ये हमारी स्ट्रिप है, यहाँ पर हमारी स्ट्रिप है. ठीक है, ये हमारी स्ट्रिप है. हम इसको बल्कि बेंड दिखाते हैं क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में हमेशा हम अपनी वो दिखाते हैं ड्राइंग्स के, एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है. तो यहाँ तक तो वो स्ट्रेट होगा, लेकिन फिर वो गिर रहा होगा, मतलब बेंड हो रहा होगा. ठीक है, ये हमने दिखाया. ऑब्वियसली आप देख सकते हैं मैंने कितनी क्लीन ड्राइंग बनाई हुई है. प्लीज़ कोई मेरी ड्राइंग एडवाइसेस ना ले, इट्स रियली बैड, आई नो दैट, बट डू यू गाइस बिलीव आई पेंट, एक्चुअली पेंट, और मुझसे यहाँ पर ड्राइंग नहीं बन रही, पता नहीं क्या है. खैर है. और यहाँ पर हमारा जी क्लैम्प है जिसने इसको पकड़ के रखा हुआ है. ठीक है, आई होप सबको इस ड्राइंग से अब समझ आ गया कि हो क्या. ये जी क्लैम्प के ऊपर का पार्ट है और इसके नीचे का पार्ट भी होगा जिसमें इसको अटकाया हुआ है, और जी क्लैम्प ने हमारे स्ट्रिप को अटकाया हुआ है. ठीक है, और हमें रूलर भी शो करना है जो एक्चुअली इसकी मेजरमेंट देखेगा कि कितना मेजर हो रहा है, कितनी बेंडिंग हो रही है, कितना डिप्रेशन है. बेंडिंग को एक्चुअली हम डिप्रेशन बोलेंगे. Yeah, I don't know why they call it, but they just call it, so I want everybody to know that. ये हमारा रूलर है, या हम बोलेंगे कि ये वॉल से अटैच्ड है. ठीक है, ज़्यादा आसानी होती है. यहाँ सब अपनी बेंडिंग मेजर करेंगे. तो अब हम लेबल कर लेते हैं. This is our bench, this is our G clamp, this is our strip of material, this is our mass, this is our ruler, this is our wall. ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया. Briefly explain how you would carry out the investigation, including the measurements that you would take. ठीक है, तो पहले तो how you would carry out the experiment, next page पे कर लेते हैं. ठीक है, how would I carry out the experiment? पहले तो हम करते हैं number 1, fasten the strip of material to the bench.
using a G-clamp. ठीक है. Place different masses on each strip and measure the depression or bend or bent using a meter rule. ठीक है, ये हमने लिख लिया, हमने इसको मेजर भी कर लिया, हमने लोड्स का भी लिख दिया. ठीक है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट होगा बेसिकली. क्या बोला मैं, हम आप वापस से पढ़ लेते हैं. एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड कैरी द इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग द मेजरमेंट्स यू वुड टेक. तो ये हमने मेजरमेंट्स का भी लिख लिया, हमने लिखा कि हम किस तरीके से एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करेंगे. ठीक है. स्टेट द की वेरिएबल्स टू बी केप्ट कांस्टेंट. अब कांस्टेंट क्या रखेंगे हम? सबसे पहले तो हम कांस्टेंट रखेंगे हमारा जो मटेरियल है, ठीक है, उसकी सेम थिकनेस होनी चाहिए ऑब्वियसली. सो स्ट्रिप्स, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो ना प्लास्टिक है और मेरे पास वुड है. अगर हमने प्लास्टिक बहुत मोटा रखा हुआ है और वुड बहुत पतला रखा हुआ है तो वुड तो टूट जाएगा और प्लास्टिक क्या होगा, प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग रहेगा. हालांकि ऑब्वियसली ये बात तो सबको पता है कि वुड प्लास्टिक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो ये इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रिप्स शुड हैव सेम थिकनेस. ठीक है, strips should have same thickness. Let's go on to the next one. ये हम दूसरी चीज़ें लिख देते हैं. हमने क्या लिखा हुआ था कि एटलीस्ट 2 चीज़ें लिख देते हैं. Constant masses for each turn to be constant. एटलीस्ट 2 चीज़ें लिख दी ना, सही है. ठीक है, अब एक और चीज़ भी लिख देती हूँ. चलें कि वेट फॉर स्ट्रिप टू सेटल डाउन बिफोर मेजरिंग डिप्रेशन. मतलब आप अगर समझाते हैं मास रखा स्ट्रिप पे तो वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बाउंसी होगा, फिर वो रुकेगा, फिर आप उसका डिप्रेशन मेजर कर सकते हैं. तो ये एक और पॉइंट है. ठीक है. ड्रॉ अ सूटेबल टेबल विद कॉलम हेडिंग्स टू शो हाउ यू वुड डिस्प्ले योर रीडिंग्स. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर एनी रीडिंग्स इनटू द टेबल. तो हम अगर कोई टेबल बनाएंगे हमारे एक्सपेरिमेंट पे, उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे. तो हम टेबल दिखाते हैं. पहले तो मटेरियल, ठीक है, मटेरियल का एक कॉलम बनेगा. नेक्स्ट कॉलम होगा लोड. लोड ए, इसका मास का यूनिट लगाएंगे हम इन ग्राम्स. लोड बी, एग्जाम्पल ज़रूरी भी नहीं है हम लोड बी लिखें, इन ग्राम्स. ठीक है. एंड हम इसकी बल्कि लोड बी छोड़ देते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. लोड ए आप डिफरेंट लोड्स के साथ कर सकते हैं, आप एक लोड के साथ कर सकते हैं. मैंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक लोड लिखा है. अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं डिफरेंट लोड्स करूँगा, उन सब लोड्स की अलग अलग डिप्रेशन निकालूंगा, फिर हर मटेरियल की उस लोड की डिप्रेशन को कंपेयर करूँगा, तो आप लंबा कर रहे हैं. और आप कर सकते हैं बट उसका कोई पॉइंट नहीं है. ठीक है. और हम लिख देंगे डिप्रेशन, और ये होगा हमारा सेंटीमीटर में, या मीटर तो अजीब सा आता है क्योंकि इतना तो कोई चीज़ बेंड होगी नहीं, तो सेंटीमीटर में. ठीक है. ये हमारा टेबल भी बन गया. नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ यू वुड यूज द रिजल्ट्स टू रीच अ कंक्लूजन. तो हम ये लिखते हैं, फॉर वन पर्टिकुलर मास whichever material has the greatest depression, that material is the most bendable. ठीक है, समझ आ गया सबको. ये हमारा एक्सपेरिमेंट अब कंप्लीट हो गया. अगर किसी को यहाँ पर हम चलें मार्किंग स्कीम भी देख लेते हैं. ठीक है.
डायग्राम के बारे में क्या लिखा है, डायग्राम शोइंग स्ट्रिप क्लैम्प टू अ बेंच विद मेजॉरिटी ओवरहैंगिंग, ये हमने किया है. मीन्स टू मेजरिंग बेंडिंग वर्टिकल रूलर एट एंड ऑफ स्ट्रिप, ये भी हमने किया हुआ है. ठीक है. एड लोड एट न्यू ऑफ स्ट्रिप एंड मेजर द अमाउंट ऑफ डिप्रेशन, रिपीट विद अदर स्ट्रिप्स, ये भी हमने किया हुआ है. ये भी हमने लिखा हुआ है हमारे एक्सपेरिमेंट में. वेरिएबल्स, ऑल स्ट्रिप्स टू हैव द सेम लेंथ थिकनेस प्रोफाइल, ये हमने लिखा हुआ है. यूजर्स ऑफ द सेम लोड, ये भी लिखा हुआ है. अलाउंस फॉर अनलोडेड डिप्रेशन. ठीक है. मतलब क्या इसमें ये चीज़ लिखी हुई है इन्होंने कि अगर आपने कोई लोड नहीं रखा हुआ, अगर उसकी भी कोई डिप्रेशन है, क्योंकि वो चीज़ ऑब्वियसली हैंग कर रही है, शायद उसकी वजह से डिप्रेशन हो, तो आप उसको भी नोट करें. तो हमने ये चीज़ नहीं लिखी थी, बट ये एक और एक्स्ट्रा, बट कोई बच्चा वैसे इस बारे में सोचेगा नहीं. और ये 1 मार्क का है, आप देख रहे हैं, तो आप इनमें से कुछ भी लिख देना, आपको मार्क मिल जाएगा. Table or columns of material, load and depression with correct units. We have done this. Remember, units लिखना बहुत important, वरना आपको 1 मार्क भी नहीं मिलेगा. Strip that bends most with the same load is most bendy. ये भी हमने लिखा हुआ है. तो ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट पूरा कंप्लीट है. Thank you guys so much for joining us today. I hope you all understood everything. अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया है, please mention it down in the comments and I'll make sure I'll get back to you. And thank you so much for joining.